हेलो एवरीवन। सो आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का अबाउट डीपीएसपी। इट मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब ये जो टॉपिक है हम ये पढ़ लेते थे कि आर्टिकल्स इसमें कहाँ से कहाँ तक आते हैं। इट मींस 36 to 51। बट अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसके अंदर से डीपली कि 38 आर्टिकल किससे रिलेटेड है, 40 किससे रिलेटेड है। ओके, सो आपने डीपीएसपी आर्टिकल्स वाले में पढ़ा है कि कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 4 में आता है। और मैंने आपको सारे जो पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो पढ़ाए हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं कैसे ट्रिक से हमने याद रखा था। सो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर वे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। सबसे पहले आप देखते हो कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, आर्टिकल 1 to 4 पढ़ा है, जिसमें यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, इसके बाद हम आर्टिकल 5 to 11 हम देखते हैं, जिसमें हम सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नागरिकता के बारे में बताया गया है। फिर हम पढ़ते हैं आर्टिकल 12 to 35, जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। फिर हम पढ़ते हैं आर्टिकल 36 to 51, जिसमें डीपीएसपी की बात की गई है। इट मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि डीपीएसपी का आर्टिकल कौन सा है। सो अब यहाँ पर आप देख रहे हो ना, फंडामेंटल राइट्स 35 से खत्म हो रहा है। ठीक है, तो उसके जस्ट नेक्स्ट 36 से स्टार्ट हो गया। इसी तरीके से जिस तरीके से नेक्स्ट ये स्टार्ट हो गया, उसी तरीके से यहाँ पर 50 ना होके क्या है, 51 है। तो बस 36 से 51 आर्टिकल है डीपीएसपी का। और हमें क्या याद रखना होता है डीपीएसपी में कि इसका पार्ट कौन सा है, कौन से पार्ट में डीपीएसपी की हम बात करते हैं। तो डीपीएसपी की हम बात करते हैं पार्ट 4 में। ओके, सो आप देखो डीपीएसपी में 4 लेटर्स हैं, राइट। कितने लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं। तो बस इजीली आप इसका पार्ट याद कर सकते हो। 4 से आपका 4th हो जाएगा। सो डीपीएसपी कौन से पार्ट में है, 4th पार्ट में है। अब ये जो हम डीपीएसपी पढ़ रहे हैं, आखिर ये डीपीएसपी इंडिया ने बोरो कहाँ से किया है। इंडिया ने बोरो किया है ये डीपीएसपी फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937। कहाँ से लिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। कहीं पर आपको आयरलैंड भी दिखेगा, दोनों एक ही है, आयरिश या आयरलैंड, राइट। तो डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर आयरलैंड। अब डीपीएसपी किसके लिए है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। इट मीन्स ये एक विधायिका कानून या फिर कार्यपालिका के लिए बनाई जाती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आखिर ये डीपीएसपी है क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता क्या है। डीपीएसपी मीन्स डायरेक्शन फॉर स्टेट। स्टेट को क्या देना, डायरेक्शंस देना। ठीक है, डीपीएसपी का मतलब आपका क्या हो गया, डायरेक्शन देना। किसको, स्टेट को। तो डीपीएसपी में बताया जाता है कि कैसे एक स्टेट को ये चीज़ें ध्यान में रख के कोई पॉलिसी बनानी है, कोई लॉ बनाना है, तो ये क्या है, एक तरीके का डायरेक्शन होता है स्टेट को। अब यहाँ पर बात हो रही है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव मतलब आपका क्या हो गया कि कानून बनाने की जो भी एक्टिविटी होती है वो हमारा किस में आता है, लेजिस्लेटिव में आता है। और लेजिस्लेटिव मीन्स आपका क्या हो गया, जैसे कि आपका हो गया पार्लियामेंट वगैरह। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव हमारा मतलब किस चीज़ से होता है, पार्लियामेंट वगैरह से। ठीक है, एंड एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपकी जो गवर्नमेंट है, कैबिनेट है, पीएमओ वगैरह। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। किसके लिए होता है डीपीएसपी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के लिए। आज जो हम डीपीएसपी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो ये जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे उन्होंने बेसिकली इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स बेसिकली डिवाइडेड डीपीएसपी इनटू 3 कैटेगरीज। और वो 3 कैटेगरीज कौन सी थी आपकी, सोशलिस्ट, राइट, दूसरा आपका है गांधीयन, और तीसरा है आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जो थे उन्होंने डीपीएसपी को सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे डिवाइड किया, गांधीयन प्रिंसिपल पे डिवाइड किया एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पे डिवाइड किया। होता क्या है, सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल, इंटेलेक्चुअल। तो आप देखो गांधी से आपको समझ में आ रहा है जो गांधी जी के विचार थे उस पर बेस करके कुछ डायरेक्शन दी गई है स्टेट को। उसी तरीके से आपका सोशलिस्ट है, लिबरल, इंटेलेक्चुअल है। अब देखो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया, किसकी बात करें हम, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। इसमें मतलब ये हो गया कि जो लोगों की वेल्थ है, जो सोसाइटी की वेल्थ है, वो लोगों के हाथ में होनी चाहिए। किसकी वेल्थ, सोसाइटी की वेल्थ किसके हाथ में होनी चाहिए, लोगों के हाथ में होनी चाहिए। इसी पे बेस्ड है ये सोशलिस्टिक डीपीएसपी, राइट। और इसमें हम जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं डीपीएसपी में, जो आर्टिकल्स आते हैं वो आपके आते हैं आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, राइट, आर्टिकल 39A, 41, 42, 43, राइट, एंड 43A एंड लास्ट आपका 47A। तो ये सारे आर्टिकल्स आपके आते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल में, जिसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं, इसमें आते हैं आपके 8 आर्टिकल्स। इसके बाद कौन सा प्रिंसिपल होता है, गांधी जी का प्रिंसिपल। ठीक है, जिसे हम कहते हैं गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल में जिसमें गांधी जी के जो विचार हैं उस पर बेस्ड प्रिंसिपल दिए गए हैं, स्टेट के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं। ओके, आप देखो इसमें जो हमारा आर्टिकल आता है वो आता है हमारा आर्टिकल 40, आर्टिकल 43,
ओके एंड 43B आता है। अब यहाँ पर आप ए बी ये जो देख रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि इसको ऐड किया गया है अमेंडमेंट करके। आर्टिकल 46 हम देखते हैं, आर्टिकल 47 देखते हैं एंड आर्टिकल 48 देखते हैं। तो इसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं टोटल? इसमें आपके 6 आर्टिकल्स हैं गांधीयन प्रिंसिपल में। अभी हम इसको एक साथ पढ़ेंगे, राइट, लाइन वाइज पढ़ेंगे कि किसमें कौन सा आर्टिकल है और ट्रिक की हेल्प से याद भी करेंगे। फिर जो लास्ट प्रिंसिपल आ जाता है वो कौन सा प्रिंसिपल है? लिबरल, राइट। तो आप देखो लिबरल प्रिंसिपल में क्या बताते हैं, इसमें डीपीएसपी कैसे होंगे, जो आइडियोलॉजी बताए लिबरलिज्म की, मींस इंडिविजुअल राइट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर देना। तो लिबरलिज्म में हम क्या पढ़ेंगे, कौन से डीपीएसपी होंगे जिसमें इंडिविजुअल जो राइट्स हैं इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। और इसमें हमारे कौन से आर्टिकल्स आते हैं? सो इसमें आर्टिकल्स आते हैं 44, आर्टिकल आता है 45, राइट, आर्टिकल आता है 48, 48A, 49, 50 एंड लास्ट आर्टिकल 51। तो जिसमें कितने आर्टिकल्स हैं? इसमें आते हैं आपके 7 आर्टिकल्स। ओके, सो हमने क्या देखा कि जो डीपीएसपी है इसे बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया बाय कॉन्स्टिट्यूशनल जो एडवाइजर थे उनके थ्रू। ओके, सो क्या देखा हमने कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है ये क्या होता है? एक तरीके से डायरेक्शन होता है, किसके लिए? स्टेट के लिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है? 4th पार्ट में है। ओके, कितने आर्टिकल्स आते हैं, कहाँ से कहाँ तक? 36 to 51। कैसे हमें याद रखना है इसका पार्ट भी और कैसे इसका आर्टिकल भी, वो हमने देख लिया। ये जो आइडिया था डीपीएसपी का, इंडिया ने कहाँ से बोरो किया? तो ये बोरो किया आयरिश से, यानी कि आयरलैंड से, ऑफ 1937। एक बात आपको इसमें और याद रखनी है कि जो आयरिश था इसने कहाँ से कॉपी किया था? तो इसने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया था। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं स्टेट पॉलिसी के, 3 प्रिंसिपल्स में से डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। एक होता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल जिसमें आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47 फर्स्ट पार्ट, इट मीन 47A आता है। एंड गांधीयन प्रिंसिपल की बात करें सो आर्टिकल 40, 43, 43B, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47 एंड आर्टिकल 48 जिसमें 6 आर्टिकल्स आते हैं। एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल मीन्स जिसमें इंडिविजुअल राइट्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51। सो ये है आपके पूरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राइट, जिसे आज हम ट्रिक से याद करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सबसे पहले सोशलिस्ट प्रिंसिपल में हमने आर्टिकल 38 देखा। अब आप देखो, सोच रहे होगे आप आर्टिकल 36 एंड 37 किसी में नहीं आया, तो आप देखिए आर्टिकल 36 एंड 37 है ना, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि आर्टिकल 36 जो है इसमें सिर्फ डेफिनेशन दे रखी है, ओके, और 37 में ये बताया गया है कि गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डीपीएसपी के बारे में बताया गया है, राइट। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टार्ट आपका कहाँ से होता है? तो स्टार्ट आपका होता है आर्टिकल 38 से। सो आर्टिकल 38 में डायरेक्शन दिए गए हैं स्टेट को कि जब भी आप कानून बनाओ लोगों का वेलफेयर प्रोटेक्ट करो, ओके, और मिनिमाइज करो इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़ में। तो यहाँ पर 38 में किसकी बात की गई है? वेलफेयर की बात की गई है, लोगों की, कि वेलफेयर का ध्यान में रख के आपको बनाना है। आर्टिकल 39 में कुछ पॉलिसीज़ दे रखी हैं, ओके, कुछ 6 पॉलिसीज़ आपको दे रखी हैं, राइट, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए 6 पॉलिसीज़ हैं। आर्टिकल 39A जो है, ओके, तो ए लिखा है, इट मीन्स कि अमेंडमेंट करके आया है। तो इसमें कहा गया है कि कोई अगर पुअर है तो लॉयर एफोर्ड नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे लॉयर प्रोवाइड करने का, ओके। 41 में बात की गई है आपकी किसकी? सोशल सिक्योरिटी की। ऐसी 42 में बात की गई है मैटरनिटी लीव की, ठीक है, जिससे कि मातृत्व जो छुट्टी मिलती है तो वो 42 में आपकी बात की गई है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि ये जो आर्टिकल्स हैं ये किसकी बात कर रहे हैं? सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे, यानी कि समाज के लिए बात कर रहे हैं, राइट। सो इसी तरह आपसे गांधीयन प्रिंसिपल जो है जिसमें गांधी के विचारों की बात की गई है, तो देखिए आप आर्टिकल 40 हमारा किससे रिलेटेड है? ये हमारा पंचायत से रिलेटेड है। आर्टिकल 43 में बात की गई है कॉटेज इंडस्ट्री की। गांधी जी चाहते थे कि जो लोग हैं, ओके, उनको और इंडिपेंडेंट बनाया जाए। अगर मशीनें ज़्यादा आ जाएंगी तो जो लोग हैं उनसे रोज़गार छिन जाएगा। तो इसमें गांधी जी के प्रिंसिपल थे कि कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ाना है हमें, तो ये आर्टिकल 43 में बात की गई है। इसी तरीके से जो आपका आर्टिकल 43 भी है तो अमेंडमेंट किया गया है। तो ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये गांधी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। एंड फिर हम देखेंगे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, जिसमें जो आर्टिकल 44 है ये किसकी बात करता है? टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो किसकी बात करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ठीक है, इसे हमने आर्टिकल्स में भी पढ़ा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 किसकी बात करता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की गई है, तो आर्टिकल 45 यही बात करता है, ओके। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 36,
जिसमें क्या कहा गया, इसमें डिफाइन किया गया है स्टेट को, ठीक है। तो 36 और 37 को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 37 में बात की गई है जो डीपीएसपी है, ओके, तो गवर्नमेंट कैसे उसको यूज़ करना है, गवर्नमेंट को उसके एप्लीकेशन की बात की गई है 37 में। तो 37 में किसकी बात की गई है, 36 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, डीपीएसपी के बारे में बोला गया, और 37 में कहा गया है कैसे डीपीएसपी को यूज़ करना है, ओके, इसके एप्लीकेशन की बात की गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 38 से, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ग्रीन लाइन, इट मीन्स इसके बाद के जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 38 आप देखो, तो आर्टिकल 38 क्या कहता है कि इट ऑथराइजेज द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल। यानी कि जो गवर्नमेंट है, ओके, जो राज्य के लोग हैं उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने के लिए अधिकृत करता है। तो इसमें मेनली आपको टर्म उठाना है सोशल वेलफेयर की बात की गई है। कौन सी आर्टिकल में, आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में सोशल वेलफेयर की बात की गई है। अब आप देखो जो लोग होते हैं अपने वेलफेयर के लिए अड़ जाते हैं, कैसे याद रखेंगे, जो लोग होते हैं अपने वेलफेयर के लिए अड़ जाते हैं, ठीक है। तो अड़ से आपका क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा, राइट। तो बस 38 आर्टिकल में बात की गई है वेलफेयर ऑफ पीपल की। नेक्स्ट है आर्टिकल 39। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है आर्टिकल 38 किससे रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है वेलफेयर ऑफ पीपल। नेक्स्ट इज आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 क्या बोलता है, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। स्टेट को कुछ पॉलिसीज या फिर कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, राइट। तो यही प्रिंसिपल जो दे रखे हैं वो कितने प्रिंसिपल से, 6 प्रिंसिपल है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ना आर्टिकल 39 लिखा है, तो एक तरीके से ये 3 की टेबल चल रही है। अब आप देखो 3 to the 6, 3 3 9, ठीक है। तो आप देखो इसमें क्या कहा गया, पॉलिसीज दी गई हैं, और वो भी आप देखो 6 पॉलिसीज दी गई हैं। तो 369, तो आपको ध्यान रखना है 369 6 पॉलिसीज हैं, और 39 यानी कि आर्टिकल 39 में ये पॉलिसीज दे रखी हैं, वो भी कितनी, 6 दे रखी हैं। ऐसे आपको याद रखना है। तो वो सर्टेन पॉलिसीज या प्रिंसिपल्स आखिर वो हैं क्या। सो आप देखो पहला कहा गया है द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन। सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ओके। नेक्स्ट है द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। आम भलाई के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण। तो आप देखो ये भी हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। धन और उत्पादन के साधनों की एकाग्रता की रोकथाम। फोर्थ है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। किसमें बात की गई है, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन देना। तो आप देखो ये डायरेक्शंस दे रखी हैं, ठीक है, किसको, स्टेट को, और स्टेट के पास ये उसकी मर्जी है कि इसको किसको उठा के वो लॉ बना दे, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज। जबरन दुर्व्यवहार के खिलाफ श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण। तो ये सारी क्या दे रखी है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज है, किसके लिए, स्टेट के लिए। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 39 में बताई गई है। कैसे याद रखा हमने, 369, ठीक है, एक टेबल का फॉर्म बन रहा है, 3 2 6, 3 3 9। सो 6 पॉलिसीज दे रखी हैं, तो 6 को हटा दो, 3 और 9, तो आर्टिकल 39 में। 6 इज अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर देना। सो ये है 6 पॉलिसीज जो आर्टिकल 39 में बताई गई है स्टेट के लिए। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A क्या बोलता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी कि समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता। कैसे याद रखेंगे यहाँ पर इसको, तो आप देखो 39A की बात हो रही है, तो अगर हम इसे तोड़ें तो क्या बनेगा, तीनों एक, ओके। सो तीनों एक है, तो क्या बनेगा, इसमें 3 लिखा है, सो तीनों एक, ठीक है, तीनों एक से क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। तो इसमें क्या बात की गई है, तीनों एक है यानी कि समान है, तो समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता देने की बात की गई है आर्टिकल 39A में। ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 40, बहुत इजी है, कई बार हमने पढ़ा है। आर्टिकल 40 मतलब पंचायतों की बात की गई है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, और ये पंचायत किससे रिलेटेड है, गांधीयन के प्रिंसिपल से, ओके। सो डीपीएसपी में ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, गांधीयन प्रिंसिपल से। सो आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का संगठन। नेक्स्ट है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या बोलता है, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सामाजिक सहायता का अधिकार। अब यहाँ पर आप आर्टिकल 41 देख रहे हो, ठीक है। इसे हम कैसे याद रखेंगे, तो आप देखो यहाँ पर राइट टू वर्क की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। सो आप देखो यहाँ पर 4 1 लिखा है, तो आपने गाना सुना होगा 4 2 का 1, ठीक है। तो 4 का 1 करना हमें कौन सिखाएगा,
हमें सीखने को मिलेगा एजुकेशन में, ठीक है, किस में सीखने को मिलेगा, एजुकेशन में सीखने को मिलेगा। तो बस आपको याद रखना है 4 2 का 1 यानी कि 41 रिलेटेड है किससे, एजुकेशन से, वर्क से, पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। सो आर्टिकल 41 ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 किसकी बात करता है, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, काम की उचित एवं मानवीय परिस्थितियों तथा मातृत्व अवकाश का प्रावधान, ठीक है। तो आपने मैटरनिटी लीव बहुत सुना होगा, तो आप देखो वही है ये मातृत्व अवकाश। इसे हम कैसे याद रखेंगे, तो आप देखो मैटरनिटी लीव किसके लिए मिल रही है, फॉर T2। तो आपको याद रखना है कि मैटरनिटी लीव किसके लिए, एक मदर ले लिए T2 के लिए, T2, ठीक है। T2 से हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो T2 तो फॉर T2, तो फॉर से आपका 4 हो जाएगा, T2 से 2 हो जाएगा, तो 42 रिलेटेड है मैटरनिटी लीव से, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है, फॉर किसके लिए, फॉर T2 यानी कि 2 और फॉर से 4 हो जाएगा। इस तरीके से आप आर्टिकल 42 याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब आप देखो आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 क्या बोलता है, लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। इट मीन्स कि जो वर्कर्स वगैरह हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए या ऐसा उनका वर्क एनवायरनमेंट रखना चाहिए कि जहाँ पे वो फ्रीली वर्क कर सकें, ओके, उनको सैलरी भी दी जाए और वो उनके लिए भी छुट्टी वगैरह रखी जाए। तो इस तरीके से लिविंग वेज होना चाहिए वर्कर्स के लिए। तो ये आपकी बात की गई है आर्टिकल 43 में, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसके नेक्स्ट पार्ट आप देखो, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्कर्स की बात करी तो आर्टिकल 43A लिखा है, तो आप देखो ए लिखा है, इट मीन्स अमेंड करके इसको ऐड किया गया। तो इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए वर्कर्स का इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, राइट। तो आप देखो वर्कर्स जो होंगे वो किसी एग्रीकल्चर में वर्क कर रहे हैं या किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं। फिर उसके नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है कि जो वर्कर्स हैं उनका इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सो ये आपकी बात की गई आर्टिकल 43A में, ओके। आर्टिकल 43B में बात की गई है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इट मीन्स सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अब आप देखो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात हो रही है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप कैसे याद रखोगे, तो देखो कॉपरेट कर रहे हैं, तो कॉपरेट कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल 4-3B। तो आप देखो 4-3B और B का मतलब क्या होता है, 2 होता है, यानी कि 4-3-2 एक असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। सो असेंडिंग ऑर्डर में कॉपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को, 4-3-2, ठीक है। 2 मतलब हमारा B हो गया, तो आर्टिकल 43B ऐसे आपको याद रख। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स कॉपरेट कर रहे हैं किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो आप देखो 4-3-2 हो गया, तो 43 और 2 मीन्स हमारा क्या हो गया, B हो गया, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं, यानी कि प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस तरीके से आपको याद रखना है आर्टिकल 43B। आर्टिकल 44 किसकी बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। तो आप देखो 44 की बात हो रही है, तो 4-4 यानी कि यूनिफॉर्म कैसा है, सेम है। तो आप देखो 4-4 है, ऐसे समझ में आ रहा है यूनिफॉर्म सेम है, ऐसे हमने पहले भी याद रखा था। सो आर्टिकल 44 किसकी बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की फॉर द सिटीजन। नेक्स्ट है आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 45 क्या बोलता है, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, ओके। सो आप देखो 6 ईयर के नीचे जो बच्चे हैं उनको प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान की बात की गई है आर्टिकल 45 में। कितने ईयर से कम बच्चे, तो 6 साल से कम बच्चे। तो आप देखो 6 साल से कम बच्चे इट मीन्स 4 या 5 ईयर्स के होंगे, राइट। तो बस इजिली आपका हो जाएगा आर्टिकल 45। तो 4-5 ईयर्स के जो बच्चे का चाइल्डहुड केयर करना है, तो 4-5 इट मीन्स आर्टिकल 45, ऐसे आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 46 एंड आर्टिकल 46 क्या बोलता है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। जो अदर वीकर सेक्शंस हैं उनके प्रमोशन, उनको एजुकेशन के लिए उनको प्रमोशन करना चाहिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनको देना चाहिए। तो ये बात की गई है आर्टिकल 46 में। कैसे अब इसे याद रखेंगे, तो आप देखो यहाँ पर 4 और 6 लिखा है, ठीक है। और आप देखो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अपना फ़ायदा देखती है, ठीक है, वीकर सेक्शन से, SC ST सेक्शन से, ठीक है। बस याद करने के लिए हमें ऐसे रिलेट करना है। तो आप देखो गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे 4 और 6 लिखा है, तो इसे हम क्रिकेट में क्या बोलते हैं, छक्का और चौका बोलते हैं ना। तो गवर्नमेंट हमेशा ST SC की बात आती है या वीकर सेक्शंस की बात आती है तो हमेशा अपना छक्का या चौका लगाने के लिए रेडी रहती है। सो बस आपको याद रखना है कि जो गवर्नमेंट है वो चौका या छक्का लगाने के लिए हमेशा रेडी रहती है जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस की बात आती है, छक्का या चौका, ठीक है। तो छक्का चौका, छक्का से क्या हो जाएगा 4 और छक्का से 6, इट मीन्स आर्टिकल 46 में किसकी बात की गई है, प्रमोशन देना है एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट का, किसके लिए, SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस के लिए, राइट। इजिली आप ऐसे रिलेट करके आर्टिकल 46 भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या बोलता है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ओके।
यानी कि जो पोषण का स्तर है, जो जीवन का स्तर है, उसे ऊपर उठाना है और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना है, ये राज्य का कर्तव्य है। ये बताया गया है आर्टिकल 47 में। कैसे याद रखेंगे, तो आप देखो यहाँ पर बात हो रही है कि अपना लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को रेज करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना है, इंप्रूव करना है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे हमारा अच्छा होगा, जब हम 4 लोगों के साथ में बैठ के खाना खाएंगे। तो बस आपको याद रखना है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव होगा, जब 4 लोगों के साथ में खाने पे हम जाएंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा कैसे इंप्रूव होगा, ओके, जब 4 लोगों के साथ में, ठीक है, 4 लोगों के साथ में हम कहाँ जाएंगे, हम डिनर वगैरह पे गए, ठीक है, तभी तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा और न्यूट्रिशन भी इंक्रीज होगा। तो 4 से 4 याद रखना है और 7 से आपका 7 हो जाएगा। सो क्या बन जाएगा, हमारा आर्टिकल 47 बन जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है आर्टिकल 47। नेक्स्ट है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि एवं पशुपालन का संगठन करना है। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन करना है। अब आप देखो आर्टिकल 48 भी अगर आप देखो तो इसमें बात की गई है हमारी प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इट मीन्स पर्यावरण की सुरक्षा हमें करना है, उसको हमें इंप्रूव करना है, वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा भी करनी है। तो आप देखो दोनों एक तरीके से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर, वन्य जीव। ठीक है, तो आप देखो 48 को अगर हम लिखना चाहें तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 48। ठीक है, और 40 से हमारा क्या बन रहा है, 40 फॉरेस्ट। ठीक है, 40 फॉरेस्ट, और 8 से हमारा ईट बन रहा है, 8 से ईट बन रहा है। तो फॉरेस्ट की बात किसमें की गई है, 48, यानी कि आर्टिकल 48 में प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की। ईट से हमारा क्या बन जाएगा, ईट से हमारा क्या बन जाएगा, खाना बन जाएगा। खाना हमें कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर वगैरह से मिलता है, एनिमल हस्बेंड्री से मिलता है। ओके, तो बस उसके जो पहले वाला आर्टिकल है वो कौन सा है, हमारा रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से। ठीक है, तो 48 से हमारे दोनों ही आर्टिकल रिलेट हो गए, 48 एंड 48A। 48 यानी कि फॉरेस्ट 8 से हमारा ईट हो गया। इस तरीके से आपको आर्टिकल 48 एंड 48A याद रखते हैं। ठीक है, और आप देखो तभी आपको ये याद रहेगा जब आप इसको बार बार रिवाइज करोगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 49, एंड आर्टिकल 49 बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों तथा वस्तुओं का क्या करना है, संरक्षण करना है। तो आप देखो मॉन्यूमेंट्स का आखिर संरक्षण क्यों करते हैं, कि वो हमेशा न्यू बने रहें। तो बस फॉर न्यू, मॉन्यूमेंट्स का संरक्षण या हम उनका प्रोटेक्शन क्यों करते हैं, कि वो न्यू बने रहें। तो फॉर न्यू, तो फॉर से 4 हो जाएगा, न्यू से आपका फिर से 9 हो जाएगा। सो आर्टिकल 49 किसकी बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इस तरीके से आर्टिकल 49 भी आपको याद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या बोलता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अब सेपरेट कर देना है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से, तो देखो सेपरेट कर देना है, इट मीन्स क्या कर देना है, 50-50 बना देना है। तो बहुत ईजी है, इजिली 50-50 कर देना है। तो आर्टिकल 50 रिलेटेड है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट इज आर्टिकल 51, एंड ये लास्ट आर्टिकल है जिसमें बात की गई है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। किसमें बात की गई है, 51 की बात की गई है। अब आप देखो ये आर्टिकल 51 है, तो ठीक है, तो आर्टिकल 51 अगर हम लिखेंगे तो ये 1 हमारा किसकी तरह लग रहा है, एक स्टिक की तरह लग रहा है। ठीक है, किसकी तरह, एक स्टिक। और एक स्टिक किसके हाथ में होती है, जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं ना, उनके हाथ में एक स्टिक होती है। स्टिक किसके हाथ में होती है, तो ये स्टिक होती है सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में। तो बस सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में होती है स्टिक। तो स्टिक हमारा कौन सा आर्टिकल बन रहा है, 51 वाला आर्टिकल बनता है। और सिक्योरिटी वो क्यों करता है, पीस के लिए, ताकि कॉलोनी में या आसपास शांति बनी रहे, पीस बनी रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल 51 किससे रिलेटेड है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आप इससे डायरेक्ट देखो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 51 लिखा है तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं, 51 रुपये। ठीक है, तो किसी के घर आप गए तो वो शांति बनी रहे, तो इस तरीके से वो 51 रुपये तो दे ही देते हैं, चलो भाई 51 रुपये ले लो और शांति बनी रहे। अब पंडित जी वगैरह के पास गए, आप मंदिर में गए तो 51 रुपये दे ही देते हो कि पंडित जी भाई नाराज ना हो जाए, वो शांति बनी रहे, और 51 रुपये दे देते हैं शांति के लिए। तो ये 51 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इस तरीके से आप आर्टिकल 51 भी याद कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं डीपीएसपी के, इंपॉर्टेंट क्या, मैंने आपको सारे ही आर्टिकल्स बता दिए हैं एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। रिवाइज करना है आपको, क्योंकि आपके डीपीएसपी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो ये वीडियो जो है पॉलिटी की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। तो अच्छे से आपको पढ़ना है और रिवाइज भी करना है। आपको देखो क्या याद रखना है कि अभी हमने आर्टिकल 47 पढ़ा था, राइट। तो आप देखो आर्टिकल 47
ये जो आर्टिकल है ये आपका सोशलिस्ट में भी आपको देखने को मिलेगा, सोशलिस्ट प्रिंसिपल में, और ये आपको गांधीयन प्रिंसिपल में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। बट सोशलिस्ट में बात अलग की गई है, ये आपका मेंशन है एज अ 47 पार्ट ए की तरह, ओके। और जो गांधीयन प्रिंसिपल में ये बात की गई है, 47 नहीं लिखा है कहीं पर, और कहीं पे आपको 47 पार्ट बी देखने को मिलेगा। तो इसमें बात की गई है रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। न्यूट्रिशन के लेवल को क्या करना है, इंक्रीज करना है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना है। और 47 पार्ट बी में बात की गई है गांधी जी के विचारों से रिलेटेड। तो इसमें बात किया गया है कि आपको प्रोहिबिट करना है कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स का एंड ड्रग्स का थ्रो विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पर बात की गई है आपकी ड्रग्स की और किसकी, ड्रिंक की, जो आपके हेल्थ के लिए इंजूरियस है, इसकी बात की गई है कि इसके बेसिस पे जो स्टेट है वो अपने लॉ बना सकती है, ओके। तो आपने देखा होगा कहीं पर बैन है, कहीं पे बैन नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है रिलेटेड टू आर्टिकल 47। एंड आप देखो ये जो डीपीएसपी है ना, तो इस स्टेट पे कोई फोर्स नहीं है कि आपको इसे फॉलो ही करना है। बस यहाँ पर डीपीएसपी में डायरेक्शन दे रखे हैं कि कभी स्टेट को समझ में ना आए कि अरे हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो वो डीपीएसपी खोले और पढ़ ले कि हमें कैसे पॉलिसी बनानी है, क्या क्या बोला गया है। तो ये एक तरीके से क्या है, ये कोई लीगल फोर्स नहीं दे रखा है स्टेट या सेंटर पे कि नहीं आपको ये करना ही करना है, ये उनकी मर्जी होती है। सो इट हैज़ नो लीगल फोर्स। एंड अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो भी हमने डीपीएसपी पढ़ा है, इसी से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द आइडियाज दैट अ स्टेट मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल फ्रेमिंग पॉलिसीज कॉल्ड। वे कौन से आदर्श हैं जिन्हें किसी राज्य की नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए, ओके। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डीपीएसपी हो जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो डायरेक्शंस है एक तरीके से स्टेट को कि किस तरीके से पॉलिसी उन्हें बनानी है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डीपीएसपी। डीपीएसपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन था कथन सत्य है। फर्स्ट है यहाँ पे, द कंसेप्ट वाज मेंशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये जो कंसेप्ट है इसको मेंशन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। सेकेंड पॉइंट आपका दे रखा है, डीपीएसपी आर नॉट लीगली इनफोर्सेबल। अब जो डीपीएसपी है तो ये लीगली इनफोर्सेबल नहीं है। तो आप देखो दोनों ही पॉइंट आपके बिल्कुल करेक्ट है। जो डीपीएसपी है ये फोर्स नहीं डालता है स्टेट या सेंटर पे कि आपको ये पॉलिसी बनानी है या आपको करना ही है। ये उनके ऊपर मर्जी रहता है कि आपको इसको देखना है और आपको जो नीड हो उसके अकॉर्डिंग आपको लॉ बना देना है। तो हमारा ये जो कंसेप्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था उसमें भी मेंशन किया गया है। और जो डीपीएसपी होता है ये लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है। सो दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके। और अब देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी बात की गई है, ओके। और डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात की गई है, हमने देखा ही है। और जो इसके प्रिंसिपल्स है ये नॉट इन्फोर्सिबल है बाय लॉ। सो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम करने या समान वेतन शामिल किए गए हैं। तो आप देखो कौन सा आर्टिकल में बात की गई है। सो आप देखिए आर्टिकल 39 हमने पढ़ा था जिसमें 6 पॉलिसीज़ की बात की गई थी। और इन्हीं 6 पॉलिसीज़ में हमने पढ़ा था जिसमें बात किया गया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। सो आर्टिकल डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आर्टिकल 43 ऑफ डीपीएसपी स्टेट दैट। डीपीएसपी के अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है। फर्स्ट है, मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव। तो क्या मैटरनिटी लीव की इसमें बात की गई थी। तो आप सोचो मैटरनिटी लीव का हमने किस में पढ़ा था कि इसमें बात की गई थी फॉर T2 के लिए मैटरनिटी लीव चाहिए यानी कि 42। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिक्योर आर लिविंग वेज। तो यस 43 में बात की गई थी सिक्योर आर लिविंग वेज की। अ डेसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर्स। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड हो जाएगा, ओके। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट गांधीयन प्रिंसिपल। संविधान का कौन सा अनुच्छेद गांधीवाद सिद्धांतों की बात करता है। तो आपको बताना है कि गांधीवाद सिद्धांत की कौन बात कर रहा है इसमें, आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 या आर्टिकल 40। तो आप देखो आर्टिकल 40 हमारा रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। और आर्टिकल 48 हमने क्या पढ़ा था, आर्टिकल 48 हमने क्या पढ़ा था, फॉर एट, ठीक है, फॉर एट यानी कि जिसमें बात की गई है आपकी फॉरेस्ट की बात की गई है, ओके, वाइल्ड लाइफ की बात की गई है। एंड हमने देखो तो ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हमने आर्टिकल 48A में पढ़ा था, ठीक है। और हमने 48 पढ़ा था फॉर एट, 48 यानी कि किसकी, एग्रीकल्चर की और एनिमल हस्बेंड्री की बात की थी हमने आर्टिकल 48 में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा।
ओके, सो आर्टिकल 42 भी नहीं है और आर्टिकल 40 तो है, बट यहाँ पे हमारा 48 भी दे रखा है और आर्टिकल 41 नहीं है। ओके, सो आर्टिकल 48 जो है ये बेस्ड है हमारे गांधीयन आइडियोलॉजी पे, सो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच आर्टिकल स्टेट अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, यानी कि समान नागरिक संहिता, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि 44 सेम यूनिफॉर्म, सो आर्टिकल 44 हो जाएगा, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच अमेंडमेंट मेड एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अ फंडामेंटल राइट, ऑल्सो चूज द आर्टिकल एडेड आफ्टर डैट। तो आप देखो किस संशोधन ने सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया था, कौन सा संशोधन हुआ था ये आपको बताना है, और उसके बाद कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था। तो आप देखिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो ये हमारा हुआ था 86 संविधान संशोधन अमेंडमेंट हुआ था, जिसके बाद से जो हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन है सभी चिल्ड्रन के लिए फंडामेंटल राइट बना दिया गया। और कौन सा आर्टिकल फिर जोड़ा गया था, तो ये आपका आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। आई होप आपको याद आ गया होगा, 86 अमेंडमेंट हुआ था, फिर फंडामेंटल राइट बनाया और 21A आर्टिकल फिर जोड़ा गया था, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 86 अमेंडमेंट आर्टिकल 21A। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 86 अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था, ये 2002 में हुआ था। इसके बाद जो सब्जेक्ट मैटर आर्टिकल था 45, आर्टिकल 45 में हमने पढ़ा था ना 4 से 5 साल के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करना है। तो ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन था ये एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया आर्टिकल 21A में। ओके, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 86 अमेंडमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम विच कंट्री हैज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो डीपीएसपी। तो भारतीय संविधान ने डीपीएसपी किस देश से उधार लिया है, तो कौन से देश से लिया है, तो कौन से कंट्री से लिया है, आयरलैंड से, कहीं पे आपको आयरिश भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन एंड आई होप ये डीपीएसपी आपको बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गया होगा कि होता क्या है आखिर ये डीपीएसपी, कैसे हमें इसके आर्टिकल्स याद रखने हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होती हैं, ओके, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम में आजकल पूछा भी जा रहा है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं, आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च कर लेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। सो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।